नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5:30 बज गए हैं। नादी विशेष में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां अंतागढ़ टेप कांड फिर गरमाया हुआ है। जी हां, इस पर सियासत तेज हो गई है और अब क्योंकि पूर्व मंत्री राजेश मूणत को जमानत नहीं मिली है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो अब इस मामले में सियासत का और तेज होना लाजमी है। तो आज बात होगी इसी पर। तो अंतागढ़ टेपकांड पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। टेपकांड में आरोपी बनाए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, अमित जोगी समेत अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर और आक्रामक हो गई है। इस मामले में पैसे के लेन देन के तार नान घोटाले से जुड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं मामले में भाजपा का कहना है कि मामला न्यायपालिका में है और जरूरत हुई तो हम बेल के लिए उच्च न्यायालयों में भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए जमानत याचिका खारिज हुई है। अंतागढ़ में प्रजातंत्र का चीरहरण हुआ है। आपके पास सरकार है, आपके पास पैसा है, तो आप प्रत्याशी खरीद लेंगे। तो यदि उसमें एफआईआर उस समय से आवेदन पड़ा हुआ है, रूपधर उड़ो को वहाँ पड़ा हुआ है, अमित जोगी का बिलासपुर में पड़ा, खुद उन्होंने दिया, रायपुर में आवेदन पड़े हुए, उसमें कोई जांच ही नहीं हुई है। हमने कोई अतिरिक्त एफआईआर तो नहीं किया। यदि किसी ने आवेदन दिया तो वो स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं, लेकिन वो जो एफआईआर है उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ, प्रजातंत्र की हत्या हुई। तो ये तो प्रजातंत्र को मजबूत करने वाली बात है ना, किसी व्यक्ति से बदला लेने की बात नहीं है। देखिए, अंतागढ़ टेप मामले को लेकर जिस तरीके से नई सरकार आने के बाद एक जांच का विषय बना और जांच के बाद एफआईआर कांग्रेस के नेताओं ने किया है, तमाम प्रकार के विषय हैं। और पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने जिला न्यायालय में आवेदन लगाया था, लेकिन आवेदन खारिज हुआ है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से हाई कोर्ट में बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए बेल लगाएंगे और उम्मीद है कि निश्चित रूप से वहाँ से जमानत प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहा एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया है और जो निर्णय हुआ है सामने है। उसके बाद न्यायालयीन व्यवस्थाओं में अपील करने का और भी अधिकार है ऊपर कोर्ट्स में। तो निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी है कि उन लोगों ने भी हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है, तो उम्मीद है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी भी वहाँ बेल के लिए आवेदन करेंगे। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद जो मुख्य सूत्रधार थे मंतूराम पवार, उनकी भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। अब अदालत ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो साफ होता है, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो पुलिस ने आरोप लगाया है, जो पुलिस ने अपनी डायरी में तथ्य रखे हैं, इसमें इनके खिलाफ आरोपी के जो प्रमाण हैं वो पुष्ट हो रहे होंगे और इनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य होंगे, तभी इनको अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिला। जनरली होता ही है कि अदालतें किसी भी इस प्रकार के निर्णय में जो पुलिस की डायरी उसको मंगाती है, उसके आधार पर ही निर्णय करती हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं इनके खिलाफ जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों की पुष्टि हुई है। अब देखिए, नीतू कमल जी अंतागढ़ मामले की एसआईटी में एसपी के रूप में थी और अभी सरकार ने उनका तबादला रायपुर से बलौदाबाजार जिले में किया है। अब एसआईटी में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है। तो सुना आपने, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले को लेकर कह चुके हैं कि ये लोकतंत्र का चीरहरण है। अंतागढ़ टेप कांड मामला क्या है ये सभी को पता है, लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि इसके तार नान घोटाले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और समझ लेते हैं इस खबर को। हमारे छत्तीसगढ़ हेड अभिषेक झा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक जी, किस तरह से देखा जाए, अब तो मामला नान घोटाले से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दो चीजें जो घोटाले से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ लोकतंत्र का चीरहरण की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ नान घोटाले से इसके तार जुड़ना, किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है पारुल की, जिस डायरी में हल्का जिक्र मिल रहा है, देखने को मिल रहा है,
उससे ये मामला और ज्यादा पेचीदा होगा, क्योंकि अगर ये पैसे नान के पैसे को अंतागढ़ में दिया गया था और ये संकेतों के आधार पर जो अक्षर थे, तो सूत्र कह रहे हैं कि इस पर भी जो एसआईटी है, अंतागढ़ की एसआईटी, वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और अभी जो कुछ नई तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो अंतागढ़ से हैं कि वहां पर एसआईटी जो जांच कर रही थी, वहां के सोर्सेस कह रहे हैं कि उनको मंतूराम पवार के खातों की जांच में इस तरह के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो तमाम चीजें बता रही हैं कि ये जो मामला है ये आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि चूंकि अग्रिम जमानत के लिए जितनी भी लोगों ने अपनी अपील की थी वहां जिस तरीके से खारिज हुआ है, तो प्रारंभिक स्तर पर यह मामला न्यायालय के लिए बहुत गंभीर है। और चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का नाम इसमें है, अमित जोगी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी के, पूर्व सीएम जो डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद है पुनीत गुप्ता, वो इस मामले में आरोपी हैं, मंतूराम पवार काफी चर्चा में रहे थे, वो इस मामले में आरोपी हैं। तो बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है और इस पर सियासत भी जो है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ देखा जाए तो एसआईटी ने अंतागढ़ में ही डेरा डाल रखा है, वहीं से पूरी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बात ये कि जब याचिका भी खारिज कर दी गई है तो ये हाई प्रोफाइल जो नेता, इनके जो नाम जुड़ रहे हैं, इनको बुलाया कब जाएगा बातचीत के लिए? आखिर कब ये पूरा मामला जो सालों से धूल खा रही थी, जो उनकी फाइलें अब डस्ट हटी है उनके ऊपर से, मामला प्रकाश में आया है, तो क्या लगता है कब इस मामले में आगे जांच होगी, पूछताछ होगी? क्योंकि जो एसपी थी एसआईटी की नीतू कमल, उनका तो ट्रांसफर हो गया। देखिए, उनका ट्रांसफर जरूर बलौदाबाजार हुआ है, लेकिन ये हम मान सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों रायपुर में जो कुछ क्राइम की वारदातें हुई थी उससे रायपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे और नई सरकार इस सब मामलों को इतनी आसानी से ढीली छोड़ना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि शेख आरिफ काफी तेज तर्र अफसर माने जाते हैं और उनकी छवि रही है कि जहां भी जिस जिले में वो गए हैं बेहतर पुलिसिंग के लिए उनकी कार्यशैली हमेशा प्रशंसा में रही है। तो उनको यहाँ बुलाया जाना है कि मतलब कि रायपुर की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की जो सरकार की कोशिश है वो नजर आती है। लेकिन नीतू कमल चूंकि बलौदाबाजार ही ट्रांसफर हुई है और एसआईटी का अलग चीज, एसआईटी का उनको हेड बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर अभी जब तक सरकार इस मामले में साफ नहीं करती है तब तक ये साफ है कि अभी एसआईटी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। और अगर दूसरी बात जो हम करते हैं इस पूरे मामले में जांच की बात जो नाम से जुड़ रहा है या हाई प्रोफाइल मामला है पूछताछ के लिए, तो हमें दिखता है कि इस मामले में अभी तक फिरोज सिद्दीकी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, प्रकरण से जुड़े अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अभी मंतूराम पवार के क्षेत्र में एसआईटी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर मंतूराम पवार के क्षेत्र से जब एसआईटी लौटेगी तो हमें लगता है कि उसके बाद जो भी इसमें अन्य आरोपी बनाए गए हैं, चाहे वो राजेश मूणत हो, पूर्व मंत्री, या फिर पुनीत गुप्ता हो, अमित जोगी हो, इनको भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अभिषेक जी, इधर कांग्रेस की अगर हम बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि याचिका इसलिए खारिज की जा रही है, कहीं न कहीं तथ्य मिले हैं कोर्ट को और कोर्ट ने इनको कहीं न कहीं आरोपी पाया है, इस वजह से याचिकाएं खारिज की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम वहीं बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी ने कहा है कि हम दूसरे उच्च न्यायालयों में भी इस मामले में याचिका लगाएंगे। तो इन दोनों की बातों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कहना है और ये किसी भी अभियुक्त के लिए, किसी भी आरोपी के लिए जब तक उस पर आरोप लग रहा है तब तक वो पूर्णतया इस मामले में अभी दोषी नहीं है, जब तक न्यायालय के डिसीजन नहीं आ जाते। तो कानूनी उपचार का जो संवैधानिक हक है वो सबके पास में, इसलिए ये अग्रिम जमानत याचिका के लिए गए थे। हालांकि लोअर कोर्ट ने जिन तथ्यों के आधार पर इसे खारिज किया है उसे लेकर कांग्रेस जरूर एग्रेसिव बयानबाजी कर सकती है, क्योंकि अगर प्रारंभिक स्तर पर कोर्ट ने ये माना कि ये काफी गंभीर श्रेणी का अपराध है और इसमें जिस तरीके के तथ्य अभी तक डायरी में प्रस्तुत किए गए हैं या जो भी पुलिस ने तथ्य दिए हैं वो काफी मजबूत है, इसलिए इस मामले में अग्रिम जमानत जो है वो देना कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। तो ये जरूर दिखा रहा है कि इस पर जो एसआईटी वर्क कर रही है। मैं लौटती हूँ। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, बहुत स्वागत अनादि न्यूज में आपका। जी नमस्कार। संजय जी, आज आपकी संक्षिप्त टिप्पणी तो हमने सुनी ही है, उसमें साफ तौर पर आपने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका को लगाया जाएगा, लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि इस मामले के नान घोटाले से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की भी अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही हैं। इस मामले पर आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है जी, ये सरकार जांच की सरकार है, सरकार जांच करे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और जब हमारा आरोप शुरू से ये रहा है, बीजेपी का आरोप रहा है, स्टैंड हमारा यही था
कि जानबूझकर एक भय और उसका वातावरण यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जब न्यायालयीन विषय आई के हैं, FIR हो गए हैं, तो निश्चित रूप से जो भी है वो अपना जमानत के लिए उन्होंने आवेदन किया, वहाँ खारिज हुआ, ठीक है। अन्य व्यवस्थाएं हैं, न्यायालयीन व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। नहीं, न्यायालयीन व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन अब SIT जब अंतागढ़ में पहुंची है, वहां जब खातों की जांच हो रही है, तो उन्हें भी कुछ संदिग्ध दिख रहा है। संजय जी, संजय जी, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, चलिए दोनों हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है, हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हो। तो अंतागढ़ टेपकांड मामले में हम बात कर रहे हैं, जहां अब कहा जा रहा है कि इसके कहीं ना कहीं तार नान घोटाले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मामले में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में सियासी फिजा जो छत्तीसगढ़ की है वो और ज्यादा गर्माती हुई हमें दिखाई दे रही है। वर्तमान में CM भूपेश बघेल ने इस मामले को उठाया था। इस मामले में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक द्वारा भी FIR में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र और जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, रमन सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मंतूराम पवार हैं, उनके अकाउंट्स जब खंगाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ऐसे कोड्स निकलकर सामने आते हैं, कुछ डायरीज में ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जो इशारा कर रही हैं नान घोटाले से इस मामले के जुड़ने का। कितना सही कितना गलत? देखिए, नान घोटाले की एक अलग SIT उन्होंने बनाया है, अंतागढ़ टेपकांड का एक अलग विषय आ रहा है जी। अभी प्रारंभिक तौर पर क्या है क्या नहीं, कनेक्शन क्या है, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन अंतागढ़ टेपकांड के बारे में जिसमें आपने पूछा है, मैं स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूँ कि देखिए सभी जांचें हो जाए, कहीं आपत्ति नहीं है जी। सरकार ने 15 वर्षों तक काम किया है, ये तो केवल एक तार जोड़ने का जो विषय, तो मुझे लगता है कि टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। यदि जांच समिति बनी है, SIT बनी है, थोड़ा सा इसको विस्तार में बता देती हूँ। जब 2004 की जो नान डायरी है, उसके एक पन्ने की बात अगर हम करें तो उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे MP एंड FS लिखा हुआ है, AJ लिखा हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि FS का मतलब जो अंतागढ़ मामले के स्टिंग करने वाले हैं फिरोज सिद्दीकी, उनके नाम से इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये सब केवल एक कल्पना किया जा सकता है। और मुझे लगता है, देखिए, जब मामला गंभीर इस तरह की यदि कोई चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सर बिल्कुल टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं तो नहीं, इस मामले में ठंडी क्यों दिखाई दे रही है बीजेपी? आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कुछ और लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के जो दामाद है उनके नाम आ रहे हैं, तो इतना ठंडे दिखाई क्यों दे रहे हैं आप लोग फिर इस मामले में, अगर आप किसी तरह के दोषी नहीं है? क्योंकि आरोप तो बढ़े जा रहे हैं आपके ऊपर, छवि तो आपकी खराब की जा रही है। कहीं देखिए, कहीं कोई छवि खराब नहीं है। देश के अंदर में जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, षड्यंत्र और इस तरह के कामकाज कांग्रेस की सरकारों के खाते में लिखे गए हैं, शुरू से लिखे गए हैं। तो 15 साल पहले का दृश्य आप याद कर लीजिए। 15 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दृश्य था 3 वर्ष तक यहाँ पर? और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार है, 2 महीनों की सरकार है। एग्रेसिव होने का विषय नहीं है। विषय यह है कि 15 साल हम सरकार में थे, और यदि इस तरह की चीजें सामने आ रही, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन आपने जैसा कहा कि इन शब्दों का अर्थ निकाले, वो तो आप जितने शब्द बोलेंगे उतना तो मैं कांग्रेस के नेताओं का नाम उसमें जोड़ के कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये काम ठीक नहीं है। और जब SIT का गठन हुआ तो टीका टिप्पणी भी अब उचित नहीं है। अब तो इंतजार करना चाहिए कि जो भी जांच है, जो भी समिति का निर्णय होगा, सामने क्या है, क्या दूध का दूध पानी का पानी, सब सामने आएगा। यदि जांच चल रही है उसके बाद भी हम टीका टिप्पणी करें। CM भूपेश बघेल लोकतंत्र का चीरहरण भी बताते हैं। देखिए, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करे तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत उचित नहीं है। जिस कांग्रेस के खाते में तमाम प्रकार के घपले भ्रष्टाचार लिखे हैं देश की आजादी के बाद से, तो मुझे लगता है ये कहना बहुत उचित नहीं है। और दूसरा विषय ये है कि आप हैं सरकार में, आपको बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप तो जांच है ना, थोड़ा सा जांच समिति SIT या जांच समिति बनने के बाद मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को कम से कम बोलना चाहिए। चलिए, इस टॉपिक को और समझ लेती हूँ सर, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से बात रख ही रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस मैटर को और समझ लेती हूँ। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है नादी न्यूज में आपका। जी बताइए। राजकुमार जी, अंतागढ़ टेपकांड मामले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अब याचिका तो खारिज हुई अग्रिम जमानत की, राजेश मूणत और अन्य लोग जो इस मामले में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें इस मामले के तार कहीं ना कहीं नान घोटाले से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डायरी है 2004 की नान घोटाले की, उसमें कुछ ऐसे कोड्स है जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस मामले में आपकी रिसर्च क्या कहती है अंतागढ़ मामले में?
देखिए, वो अंतागढ़ टेप कांड जब से आया है तब से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी और डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता का नाम उभरा है जी। और जिसके मुख्य स्टिंग करने वालों से मैंने कल बात की थी एज ए पत्रकार, तो उनका भी ये कहना था कि ये 3 लोगों की संलिप्तता तो खुलकर रही है और उसका उन्होंने स्टिंग भी किया था। तो पैसे के लेन देन की बात आई थी, लगभग 7 करोड़ का लेन देन हुआ था, जिसमें से कुछ करोड़ रुपए ही पहुंच पाए थे जी। और स्टिंग करने वाले फिरोज सिद्दीकी ने मुझे ये भी बताया कि नाम वापसी का जो अंतिम दिन था वो शाम 4 बजे तक था उस तिथि को, लेकिन शाम 4 बजे बीत जाने के बाद जब पैसा नहीं मिला मंतूराम को तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। फिर अचानक जब पैसा मिल गया उसी दिन 4 बजे के बाद, लेकिन समय बीत चुका था जी, तो वहाँ के जिला निर्वाचन कार्यालय में फिर घड़ी की सुइयां उल्टी घुमा दी गई। अच्छा। और 4 बजे को 3 बजे कर दिया गया। बताइए। ये पूरा एक षड्यंत्र था। और देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक तथ्य है कि वहाँ पे 9-9, 10-10 प्रत्याशी खड़े हुए थे, सारे के सारे लोगों ने अचानक नाम वापस ले लिया। तो ये तो अपने आप में लोकतंत्र का इस मामले में सर जो नाम जुड़ रहे हैं, पूर्व सीएम जोगी जी का भी जुड़ रहा है, पूर्व सीएम रमन जी के दामाद गुप्ता जी का भी जुड़ रहा है, तो इस मामले में इन नामों में कितनी सच्चाई है जो कनेक्ट हो रहे एक दूसरे से? अब सच्चाई होगी तब तो ये उस समय से कांग्रेस इसको उठाती रही है, क्योंकि उनके पास एक ऑडियो टेप है। अब तो सरकार भी है और आगे क्या करेंगे वो कार्रवाई, ये भी देखने वाली बात हो गई। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है, मैंने पहले भी कहा है कि जो चीजें आपकी आशंका है, आपकी शंका है, शंका का समाधान करने के लिए आपने जांच समिति का निर्माण किया है। और मुझे लगता है कि अब खुले तौर पर, बाहर तौर पर हम यदि इस तरह की बात करें कि किसने क्या कहा, शायद उचित नहीं है। ये तो जांच के बिंदु है, जांच के बिंदुओं पे जो चीजें आएंगी और जांच कमेटी क्या रिपोर्ट से थी उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि इसमें कहीं इस प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस का आदमी है, वो नाम वापस लेता है, नाम वापस लेने के बाद वो तमाम प्रकार की बातों को करता है, तो कांग्रेस की कमजोरी उसमें नहीं। तो फिर अगर कोर्ट के सामने भी इस विषय को रखा गया था, कोर्ट के सामने भी तथ्य रखे ही गए होंगे, जाहिर सी बात है याचिका खारिज करने का कुछ तो एक सेंस निकलता है कोर्ट का भी। नहीं, मुझे ये बताइए, देखिए न्यायालयीन विषय है, मैं उसमें बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिला न्यायालय ने खारिज किया है। कल यदि हाईकोर्ट जमानत दे देती है तो क्या फिर हम ये माने कि हाँ उसमें कहीं कोई दम नहीं है? फिर अपील होती, फिर जांच होती। इसलिए इस पर मुझे लगता है ये टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक प्रक्रिया है, जिला न्यायालय ने नहीं दिया है, हाई कोर्ट जाएगा, जो सामने निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर में ये सब चीजें जाती है, फिर कोर्ट उस पर निर्णय करता है। जल्दी से अभिषेक जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भी जांच के बाद आएगा, निश्चित तौर पर सबको इसकी प्रतीक्षा है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस पूरी घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत ज्यादा गर्मा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाई प्रोफाइल मैटर है और जितने भी नाम इससे जुड़े हुए हैं उनके कंधों पर छत्तीसगढ़ की विकास की जिम्मेदारी थी। अगर ये सब कुछ ऐसा रहा, इस वजह से छत्तीसगढ़ की जो कह सकते हैं छवि इस वक्त दिख रही है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। क्योंकि अगर इस मैटर पर अगर हम बात करें, पूर्व सीएम का जिक्र आता है, पूर्व सीएम के दामाद का जिक्र आता है, तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और लगता है कि आने वाले दिनों में जो सियासी पारा है वो ज्यादा और उफान पर आएगा। क्योंकि इस मामले में जो एक और प्रत्याशी रहे तो रूपधर पोड़ो, उन्होंने भी सार्वजनिक बयान आकर दिया है कि उनके पास सीएम के जो पूर्व नियुक्त सचिव थे ओपी गुप्ता, उनका कॉल आया था, एक्सटॉर्शन तक की बात कही गई थी। तो बहुत गंभीर विषय है। देखते हैं इस मामले में न्यायालय जांच जो किस दिशा से आगे बढ़ती है। जी कमेंट एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजकुमार जी। जी बताएं, क्या कहेंगे राजकुमार जी? सारी बातें आप सुन रहे हैं, संजय जी को भी सुना, उन्होंने कहा है कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या भारतीय जनता पार्टी तो अब 15 सीट में सिमट गई है, तो वो तो अपने ढंग से अपनी बात करेगी ही। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी इसको नकार रही है और ये भी कह रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी था। सवाल ये कि एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, लेकिन बाकी तो निर्दलित थे, वो क्यों बैठ गए? वो सारे लोगों ने नाम वापस क्यों ले लिया? वो रूपधर पूड़ो जो है वो तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था। वो भी आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के नियुक्त सचिव मुझको ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे लगता है कि अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा और इसमें और भी ज्यादा चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं और भी कई नाम, ये जो गिनती के नाम हम लेकर बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ और नाम अंदर खाने से निकलकर बाहर आएंगे जब जांच आगे बढ़ेगी। एसआईटी अपना काम कर रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक झा जी छत्तीसगढ़ हेड हमारे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी और साथ ही संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए थे। जो साफ तौर पर निकलकर यही आया कि अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि
जो निकलेगा वो वाकई जुन्न की तरह बाहर निकलेगा, क्योंकि अंतागढ़ टेप कांड काफी समय से सोया हुआ था, धूल खा रहा था, और अब जब इसकी फाइलें खुली हैं तो ये देखना लाजमी होगा कि जो नाम इससे जुड़ रहे हैं उनके कितना इसमें जुड़ने की बात में सच्चाई है, क्योंकि याचिका तो खारिज हो गई है। अब आगे ऊपर इस याचिका को लगाया जाएगा अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन जमानत मिलेगी ना मिलेगी तो अलग बात है। लेकिन अब इस मामले में पूछताछ में एसआईटी क्या करने वाली है, किन लोगों को बुलाएगी, हाई प्रोफाइल नाम मंत्री जैसे नाम इससे जुड़ रहे हैं, पूर्व सीएम और उससे भी पूर्व रहे जोगी जी का भी नाम इसमें जुड़ रहा है, तो कौन कहां जाकर इस मामले में बैठता है ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।